नमः संस्कृताय। मैं गीतिका कुमारी आप सभी लोगों का गीतिका क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए संस्कृत व्याकरण में उच्चारण स्थानानी पाठ को लेकर आई हूँ। देखेंगे कि उच्चारण स्थान, सबसे पहले हम समझेंगे कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। तो वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के जिन भागों का प्रयोग होता है उन्हें हम उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के जिन जिन भागों का प्रयोग होता है, जिन जिन भागों का स्पर्श करके वायु जो है हमारे मुख के अंदर निकलती है, मुख के अंदर से बाहर निकलती है, ये सभी भाग जो उसमें सम्मिलित होते हैं उन्हें हम, उन स्थानों को हम उच्चारण स्थान कहते हैं। इन्हें संस्कृत के निम्नलिखित सूत्रों के द्वारा बहुत ही सरलता के साथ याद किया जा सकता है। पहला है हमारा स्वर अ से शुरू हम करते हैं, तो अ का ही हम अ से शुरू करते हैं सूत्र भी। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। बच्चों, संस्कृत जो है सूत्र संहिता यानी कि सूत्र के माध्यम से जो है इसको अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। यहां देखेंगे अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अर्थात अ से क्या होता है, अ से अ और आ, कु से होता है क वर्ग, और ह से ह वर्ण, विसर्ज यानी कि विसर्ग। इतने वर्णों का जो उच्चारण स्थान है हमारा क्या है, कंठ है। अतः ये कंठ वर्ण कहलाते हैं। देखा कितना आसानी से आप लोगों ने कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, इसी सूत्र में आपके सारे वर्ण छिपे हुए हैं। अ से अ आ, कु से क वर्ग के पांचों वर्ण, ह से ह वर्ण तथा विसर्ग से विसर्ग वर्ण, ये सभी जो हैं इनके उच्चारण स्थान किससे होते हैं, कंठ से, जिसके कारण इन्हें कंठ वर्ण भी कहे जाते हैं। इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसको भी मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप सूत्र को समझें। दूसरा हमारा सूत्र है अ आ के बाद आता है हमारा ई, तो इचु यसा नाम तालु। अब यहां इसको तोड़ेंगे, ई से ई हर्स्व ई और दीर्घ ई दोनों। चू से हो गया हमारा चवर्ग, च छ ज झ य से य वर्ण, और तालव्य श से तालव्य श वर्ण। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, अतः इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। अब आप आइए ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री से हरस्वरी तथा दीर्घरी, संस्कृत में दो री होते हैं, हरस्वरी और दीर्घरी दोनों। टू से हमारा टवर्ग वर्ण टठड़ना, र से र वर्ण, मूर्धन्य श से मूर्धन्य श वर्ण। इतने सारे वर्णों का जो है उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। मूर्धा किसे कहते हैं बच्चों, हमारे जो ऊपर कंठ के नजदीक, कंठ से बाहर निकलते समय जो चिकना सतह है उसके बाद जो थोड़ा सा रुखरा सतह होता है उसको, और दांत के ऊपर का भाग जो रुखरा है उसको हम मूर्धा कहते हैं। ठीक है, तो उससे बोलने जाने वाले जितने भी वर्ण हैं वो कौन कौन है, हरस्वरी, दीर्घरी, टवर्ग के वर्ण, र और मूर्धन्य श, ये सभी उन मूर्धा से बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें मूर्धन्य वर्ण हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सूत्र है वह है लृतु लसानाम दंता। लड़ी, लड़ी से लड़ी वर्ण, तु से त थ द ध न तथा ल से ल वर्ण एवं दंत स से दंत स। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, दंता यानी दांत, जिसके कारण इन्हें दंते वर्ण भी कहते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा, इसको तोड़ के पढ़ेंगे। उपू, इसमें दो ऊ है, हरस्व ऊ और प्लस हरस्व ऊ, एक पू का ऊ और एक उपध्यमान का ऊ, दोनों मिलकर यहाँ दीर्घ ऊ हो गया, इसीलिए हम पढ़ेंगे
उपु उपध्यमानीयानाम ओष्ठ। उ का अर्थ हो गया हर्ष उ और दीर्घ उ। पु पहरशुकार पु से हो गया पवर पफ। फिर उपध्यमान, उपध्यमान का देखिए बच्चों ये साइन है, इसका प्रयोग हम जनरली क्या होता है वेदों में करते हैं उपध्यमान का। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, जिसके कारण हम इन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। ठीक, अगला जो है सूत्र हमारा है यमंग नणाणाम नासिका। या यानी चछ जझ या पंचम वर्ण। फिर म यानी कवर्ग का पंचम वर्ण, ये य हो गया चवर्ग का पंचम वर्ण, ये चवर्ग का पंचम वर्ण, और म जो हो गया पवर्ग का पंचम वर्ण। उसके बाद है अंग कवर्ग का पंचम वर्ण, बड़ी न टवर्ग का पंचम वर्ण तथा छोटी न तवर्ग का पंचम वर्ण एवं अनुस्वार यमंग ननानाम एवं अनुस्वार। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है, यानी य म अंग ण न और अनुस्वार, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या हो गया है, नासिका, यानी कि नाक से बोले जाते हैं, अतः इन्हें नासिक के वर्ण कहते हैं। अगला सूत्र है हमारा ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो क्या होता है, ए और ए, इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है, अतः इन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। अब एक बात और जान लीजिए आप लोग, ए और ए जो है संयुक्त वर्ण है। यहाँ ए जो है संयुक्त स्वर है, यानी दो स्वरों का मेल है। किन किन स्वरों का, कभी कभी हम कंफ्यूज कर जाते हैं ए और ए में कंठ और तालु दोनों कैसे होते हैं, तो कंठ तालु होगा, कंठोष्ठ होगा, या क्या होता है, ये हम दो कौन कौन से हैं स्थान वो हम भूल जाते हैं। तो उसको भूलने ना भूले इसके लिए हम आपको यहाँ समझा रहे हैं कि सबसे पहले देखिए कि ए और ए किन स्वरों से मिलकर बना है। तो यहाँ अ और आ प्लस हर्ष ई और दीर्घ उ दोनों मिलकर क्या होता है, ए बनता है। जैसे अ आ का उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनीय नाम कंठ से क्या होता है, कंठ, और इचु यशा नाम तालु से हर्ष ई और दीर्घ उ का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तो इस तरह से कंठ और तालु यानी अ आ या फिर हर्ष ई दीर्घ ई मिलकर ए बनता है। तो कौन कौन से इनमें स्थान लगा, कंठ और तालु, इसलिए इसे कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। वैसे ही अ का भी देखेंगे, अ का भी इसमें भी अ और आ ये दोनों मिलकर क्या बनता है, ये दोनों के साथ ए या ए मिलता है तो ये अ वर्ण होता है। अ आ जो हो गया कंठ से बोले जाते हैं, और ए कंठ तालु से, यहाँ देखा आपने ए जो है कंठ तालु से बोले जाते हैं। ये दोनों मिलकर क्या हो गया, वृद्धि संधि अ बन गए। तो कंठ और कंठ यानी कंठ तालु इसमें भी है, कंठ तालु इसमें भी है, इसलिए ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ठीक है, इसलिए इसे हम कंठ तालव्य वर्ण भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं, अगला है हमारा ओ दौतो कंठोष्ठ। ओ दौतो में क्या है, ओ तथा औ वर्ण जो है कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, अतः ये कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। अब यहाँ देखिए ओ और औ कैसे बनते हैं। ओ जो है जैसे अ या आ प्लस हर्ष उ या दीर्घ उ मिलकर ओ बनता है। अब मैंने बताया कि कंठोष्ठ कैसे हुआ, अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ है और हर्ष उ और दीर्घ उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है ना। उपधमानाम ओष्ठौ सूत्र से हर्ष उ और दीर्घ उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। तो ये सूत्र आपको याद रखने होंगे बच्चों। तो इस तरह से कंठ और ओष्ठ, अ और आ और उ मिलकर ओ बना, तो इसलिए ये कंठोष्ठ हो गया। वैसे ही जो है अ भी हो गया, अ में हो गया अ आ का उच्चारण स्थान कंठ और ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है ना। ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, तो इस तरह से ओ और औ जो है कंठोष्ठ वर्ण कहलाता है। उसके बाद है आपका अंतिम वकारस्य दंतोष्ठ। वकारस्य यानी वकार का, यानी व
व वर्ण का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों है ना। व आप बोलकर देखिए, व दांत पे हम होठ को रखते हैं, होठ पे हम दांत को रखते हैं, यानी कि दंत और ओष्ठ दोनों से हम इसका उच्चारण करते हैं, इसलिए व का उच्चारण स्थान क्या है, दंत ओष्ठ है। ठीक है बच्चों, तो ये इन सूत्रों को समझने के बाद किस तरह से इस पे प्रश्न आते हैं, इसको जरा सा हम एक बार देखें। देखिए, इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपके आते हैं, ये सभी कक्षाओं के लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब ये हर 9, 10th सभी में कक्षाओं के लिए है ये। तो इस उच्चारण स्थान से किस तरह से प्रश्न आते हैं, देखिए यहाँ है पहला प्रश्न, MCQ में है ये सब। री का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, तालु, मूर्धा या दंत। तो क्या पढ़ा आपने, री का उच्चारण स्थान ऋतु रसानाम मूर्धा, सूत्र से इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा, है ना, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। नेक्स्ट है ओ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, कंठोष्ठ, ओष्ठ या दंत। अभी आपने सूत्र में पढ़ा कि उदौतो कंठोष्ठ, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठोष्ठ। कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, तालु, मूर्धा या दंत। तो कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया, सूत्र याद कीजिए, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, तो इसका सूत्र हो गया आपका, इसका उच्चारण स्थान हो गया कंठ। नेक्स्ट है आपका दीर्घ उ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, तालु है, ओष्ठ है या मूर्धा है। तो उपु उपधमानिया नाम क्या होगा, उपु उत्पधमानिया नाम ओष्ठौ, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, ओष्ठ। ह का उच्चारण स्थान क्या है, ह का उच्चारण स्थान तालु, कंठ, मूर्धा, ओष्ठ क्या होगा। तो सूत्र में आपने पढ़ा अभी, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह में ह आ रहा है तो उसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। इनमें कौन तालव्य वर्ण नहीं है। अब देखिए, तालव्य वर्ण का सूत्र आप याद रखिए, ऋतु लसानाम तालु, है ना, तालु से बोले जाने वाले क्या होते हैं, तालव्य वर्ण। तो ली तू से तवर्ग, है ना, ल और दंत स, इनमें से कौन है जो इसमें से नहीं है। तो जो नहीं है वही यह है ऋतु लसानाम, इनमें कौन तालव्य वर्ण नहीं है, तो ह भी नहीं है, य भी नहीं है, च और तालव्य स नहीं। इनमें कौन तालव्य वर्ण है, य तो नहीं है, ह नहीं है, कौन है, स नहीं है में तो बहुत सारे आ जाएंगे इसमें, सॉरी, कौन है तो तालव्य स है, ठीक है, नहीं है में तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसमें तालव्य वर्ण कौन है तो तालव्य स हो जाएगा। इनमें मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण कौन नहीं है। अब यहां देखिए कौन नहीं है, तो ऋतु रसानाम मूर्धा में री है, र भी है और मूर्धन्य स भी है। तो कौन नहीं है, तालव्य स नहीं है। तो मूर्धा से बोले जाने वाले कौन है, ये तालव्य स। तो ये कैसा वर्ण है, ये तालव्य वर्ण है, मूर्धन्य वर्ण नहीं है। अगला है ओष्ठ वर्ण कौन है। ओष्ठ यानी होठ से बोलने जाने वाले, च, त हलंत, र हलंत या प हलंत। ओष्ठ वर्ण कौन है, तो उपु उपधमानिया नाम ओष्ठौ। उपु, उ में कोई नहीं है, पु में प वर्ग है ना, तो प वर्ण जो है ओष्ठ से बोले जाते हैं। व का उच्चारण स्थान कौन है, वकारस्य दंतोष्ठ, आपने पढ़ा था, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। ऐ का उच्चारण स्थान कौन है, आपने पढ़ा, ए दैतो कंठ, क्या पढ़ा आपने, ए दैतो कंठ तालु। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। नेक्स्ट है नासिका से कौन उच्चारित नहीं होता है। आपने पढ़ा था यमंग ननाणाम नासिका, यानी सभी वर्गों का पंचम वर्ण नासिका से उच्चारित होता है। य, म, अंग, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। और यहाँ पूछ रहा है कौन उच्चारित नहीं होता है,
नासिका से, तो क्या होगा सही आंसर प। फिर है इनमें कौन विसर्ग का उच्चारण स्थान है? विसर्ग का उच्चारण स्थान तालु, कंठ, मूर्धा, दंत, इनमें से कौन होगा? तो सूत्र याद कीजिए, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। विसर्ज यानी विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है बच्चों, आपने देखा कि कितने इजीली आप उस सूत्र को अगर पढ़ते हैं ध्यान से तो कितने इजीली आप जान पाएंगे। अगला है क्वेश्चन, अनुनासिक वर्ण है, इनमें से कौन अनुनासिक वर्ण है? प, फ, ब, म। अनुनासिक किसको कहते हैं? अनुस्वार को, है ना, यानी पंचम वर्ण वाला कौन सा वर्ण है? म को जो है अनुनासिक वर्ण कहा जाता है, पंचम वर्ण। उष्म वर्ण, उष्म वर्ण किसको कहते हैं? इसमें उष्म वर्ण कौन है? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स या इनमें से सभी? तो उष्म वर्ण में बच्चों सभी वर्ण आते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये 4 वर्ण उष्म वर्ण होते हैं और ये तीनों स दिया है, तो इनमें से सभी, ऑप्शन सही क्या होगा? इनमें से सभी उष्म वर्ण है। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श वर्णों की संख्या हमारे कितने होते हैं? पूरे वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और उष्म वर्ण। तो स्पर्श वर्णों की संख्या 25, उष्म वर्णों की संख्या कितने होते हैं? 4, और अंतस्थ वर्णों की संख्या य, र, ल, व, उसमें भी 4 होते हैं। ये सब याद रखेंगे आप लोग, छोटे छोटे चीज हैं वर्ण के। इनमें संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन है? संयुक्त व्यंजन वर्ण यानी 2 वर्णों के मेल से, 2 व्यंजन वर्णों के मेल को हम संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। क, च, ए और अक्ष। अब देखिए यहाँ ये भी संयुक्त वर्ण है, ये भी संयुक्त वर्ण है। ए भी 2 वर्णों से मिलकर बना है, अक्षा से भी 2 वर्णों से मिलकर बना है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजनों से मिलकर कौन बना है? अक्ष। ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है, ये संयुक्त स्वर वर्ण है। यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन आपका संयुक्त व्यंजन। तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऋतु लसानाम तालु। किस वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है? ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम, तो ये मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान मूर्धा है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? अनुस्वार का उच्चारण स्थान हमारा नासिका है। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? य, र, ल, व, 4 है। ठीक है, यहाँ हमने अंतस्थ वर्ण देखे, य, र, ल, व को अंतस्थ वर्ण कहते हैं, इसकी संख्या 4 है। और उष्म वर्ण तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और एक ह होता है, उसमें भी 4 होते हैं उष्म वर्ण। स्पर्श वर्णों की संख्या 25 है, क हलंत से लेकर म हलंत तक, ये 25 वर्ण अंतस्थ है। तो इस तरह से हमारे 33 वर्ण हो गए। व्यंजन वर्ण में कुल 33 वर्ण होते हैं, है ना, संस्कृत में। तो इस तरह से बच्चों आपने उच्चारण स्थान देखा, और ये सभी आपके 1 से 20 तक के ये सभी उच्चारण स्थान के आंसर की हैं। मुझे आशा है कि आपको आज का ये उच्चारण स्थान का ये व्याकरण क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा और इससे आपको बहुत फायदे होंगे। अगले क्लास में फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।